राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द रवि थाना शो हरियाणा की बात रवि थाना के साथ। आज हमारे साथ हमारे तीसरे पॉडकास्ट में हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं पेहोवा के लोकल पत्रकार मिस्टर मंजीत सिंह जी, जीत न्यूज वाले। हाँ जी मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी थैंक यू जी। और रवि थाना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरा राम राम, सत श्री अकाल जी। जी हाँ जी मंजीत जी, शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। जी, मतलब कि आपका गांव कौन सा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा गांव पेहेवा हल्के में ही है, यहाँ से 10 किलोमीटर पेहेवा शहर से। हाँ जी। गांव गढ़ी सिंगा। गढ़ी सिंगा गांव छोटा ही है मेरा, मतलब ठीक है। उसको सारसा गांव के पास है। ठीक है जी। बचपन के बारे में बताइए, आपके बचपन कैसा बीता आपका? कहाँ से, मतलब स्कूली पढ़ाई कहाँ से, गांव से या बाहर से? गांव से ही की है, मेरे गांव के पास भोर सैदा गांव है, वहाँ से की है। और बचपन थोड़ा सा कठिनाइयों वाला ही निकला है, क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में ही साथ छोड़ गए थे मेरे को, मतलब उनके बारे में कुछ याद भी नहीं है। एक दो बात याद होगी उनकी। मतलब उसके बाद में फिर पढ़ाई करनी, फिर मतलब किस प्रकार से मेरी माता ने या मेरे दादाजी हैं थे लाले, और मेरे चाचा जी हैं जगतार सिंह, और उन्होंने किया हमारे को जितना भी बातचीत करने लायक जो भी पढ़ाई कराई है। और उसके साथ में अपना घर का काम भी संभालना था दादाजी के साथ में। हाँ जी, बिल्कुल। और पूरी फैमिली के अंदर मेरे से मेरा छोटा भाई, मेरी बहन है छोटी, और पूरी फैमिली का मतलब एक उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी उसमें। तो उसको लेकर के बचपन के अंदर अगर जिम्मेवारियाँ ऐसी पड़ जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि बचपन इतना अच्छा होगा। मैं उस समय तो मैं सोचता था चलो ठीक है, शायद भी ऐसा ही होता होगा। हाँ जी। लेकिन अब जब आगे आकर के हम अपने बच्चों को देख रहे हैं तो मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि पापा होते हैं ना वो क्या होते हैं, उसका क्या फायदा होता है। अब जब मेरे बच्चे हुए आगे, बचपन में ही खो दिया था। हाँ, मेरे को ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं था, ज़्यादा ज़रूरत इतनी, क्योंकि मेरे दादाजी से उन्होंने कोशिश की कि मुझे याद ना आए, या मतलब पापा का प्यार दिया उन्होंने, पापा हाँ, की कमी महसूस नहीं होने दी मतलब। हाँ, लेकिन जब मैं खुद पापा बना तब जाकर के पता चला कि पापा बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो हाँ जी। अच्छा, तो आप पत्रकारिता में कब से हैं, मतलब कब शुरुआत की आपने पत्रकारिता में? पत्रकारिता में ऐसा है कि जैसे 2014 में सरकार बनी थी बीजेपी की, और नरेंद्र मोदी जी हमारे ये कहते थे कि आप युवाओं को रोजगार, अपनी फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी करो, मेड इन इंडिया का एक नारा लगाया था। उस नारे से एक जोश जुनून मेरे अंदर आया और मैंने एक फैक्ट्री लगा दी पेहेवा में। पेहेवा के अंदर? हाँ, और वो छोटी सी फैक्ट्री थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब फिर भी काफ़ी मेरे हिसाब से वो काफ़ी बड़ी थी। और उस समय मेरे को लोन वगैरह मैंने ले लिया था बैंक से, यहाँ प्लास्टिक के बैग बनाने की, पोली बैग हाउस, गोविंद पोली बैग हाउस के नाम से पेहेवा में ही मैंने वो फैक्ट्री लगा दी। और मैंने उसको फैक्ट्री को चलाया बड़े अच्छे से, 4 साल चलाया। और बिल्कुल भी इतना सा भी एक्सपीरियंस फैक्ट्री के बारे में नहीं था मेरे को, और मैंने ना वो 4 साल प्रॉफिट में चलाया मैंने उसको, फैक्ट्री को। अच्छा। पहले साल से ही प्रॉफिट में चलाना उसको शुरू कर दिया। और 4 साल बाद में मैंने यहाँ पर कैथल के जो खीर पैक होती है या चना पैक होता है, तो ये होते हैं, इनका मैंने लगभग 3 करोड़ रुपये का टेंडर मैंने ले लिया। हाँ, उस समय ये 16-17 की बात है। तो मैंने सोचा कि तो जो 3 करोड़ का ले लिया टेंडर, तो तैयारी कर ली हमने, लेबर वगैरह मंगा ली की, और बहुत बड़ा काम था हमारे लिए। 3 करोड़ मुंह से बोलना भी आदत नहीं थी, और शायद अब भी नहीं है। करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, चाहे आप कितना ही बोल देते हैं बात। तो फिर मैंने उनसे बातचीत की और ऊपर फैक्ट्री वालों से बात की कि भाई देखो ये टेंडर तो बहुत बड़ा है। और पानीपत फैक्ट्री थी जिससे मैं माल लेके आता था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इस टेंडर को ले लो, और जैसे इस टेंडर को लेकर के चलोगे, जितना आपसे हो पाएगा ठीक है, नहीं आप कमीशन बेस पे हमसे करवा लेना, और उनका हम काम करते रहेंगे। और वो उन्होंने बोला 50-50 लाख रुपये हम 6 किस्तों में आपको देते रहेंगे, एडवांस में ही देते रहेंगे। उन्होंने बोला सरदार जी आपका भोलापन सा देखा है हमने, हमें लगता है कि आप हमारे साथ ज़्यादा हेरा फेरी नहीं करोगे, और आपको मतलब दे देते हैं। हमें ज़्यादा पता भी आप ज़्यादा वो चुस्त चलाक नहीं हो इस मामले में, हेरा फेरी के मामले में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उठाया और वो टेंडर मिल गया।
लेबर वगैरह लेके आए, आके यहाँ पे काम शुरू करना ही था। सिलेंडर ले आए, लेबर ले आए, फालतू उनको एडवांस दे दी, कमरे रूम राम वगैरह उनके लेकर के। तो रात को ही अपने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 500 के नोट ये जो बंद है, नोटबंदी कर दी। अच्छा। तो नोटबंदी करने से उन्होंने कैथल वाला का उनका फोन वगैरह आ गया सबके, भाई हमारा कैंसिल है, जो टेंडर वेंडर था जो भी कुछ हमारा एडवांस में आया नहीं था। मैंने उनको बोल दिया भी जाओ, अब आप भी जाओ। फिर मतलब खरबूजा के ऊपर चक्कू गिरा था, पता नहीं चक्कू के ऊपर खरबूजा गिरा था। नुकसान खरबूजे का हो गया, मैं खरबूजा था। और फिर मैंने उनको भी बोल दिया भी चलो भी आप भी जाओ, इतना मैंने उनसे पूछे नहीं भी, अब एडवांस वगैरह दे रखा है, लेबर को लेना देना क्या करना है, जाओ वहाँ यार छोड़ दो इस बात को, अब कोई फायदा नहीं है इसमें, चलो देखेंगे आगे क्या होगा। अभी सोच रहे थे लोग इसका फायदा होगा नुकसान होगा क्या होगा, लेकिन मेरे को तो नुकसान ही हुआ है उससे, है ना। फिर उससे नोटबंदी से उबर करके एकदम से मार्केट दोबारा से उठने लगी, काम चलने लगा। थोड़े दिनों बाद एक जीएसटी आ गई। जीएसटी आने के बाद में हमारा क्या होता था उसके अंदर, जैसे 1 किलो माल लेके आते थे हम, 1 किलो माल 100 रुपये के लगभग होता था, और उस पर 100 रुपये पे 18% जीएसटी होती थी। 18 रुपए जीएसटी के देने होते थे। 100 रुपये पे 18? हाँ ठीक है। और हमारी फैक्ट्री छोटी थी, जो ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी ना, जिनकी सैकड़ों टन के हिसाब से माल आता था, उनका कच्चा पक्का बिल बना के ना, उनके टैक्स बचा करके 9 रुपये जीएसटी पर, मतलब टैक्स पे 2 नंबर में उनकी फैक्ट्री में माल पहुंच जाता था विदाउट इसके जीएसटी के। विदाउट हाँ तो और मेरे को जीएसटी लेके आना पड़ता था, मतलब मैं उनके 9 रुपये किलो फालतू महंगा मेरे को सामान लेना पड़ता था, और फिर बाद में आके कंपटीशन उन लोगों से करना पड़ता था जो मेरे से 9 रुपये किलो पहले ही सस्ता लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर इस करके, वैसे तो जीएसटी नुकसान वाली चीज नहीं थी, जीएसटी वैसे तो अच्छी है, लेकिन उसको रोक नहीं पाए, इस कारण से वो जीएसटी। तो फिर मेरे को एक मेरे दोस्त ने बोला अब इस काम को छोड़ छाड़ दे, और कोई फायदा नहीं है इस काम में। और मैंने उससे थोड़े से पहले ही, मतलब वो काम करते करते ही यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था, थोड़ी थोड़ी उसकी रिपोर्टिंग करने लग गया था मैं। रिपोर्टिंग के लिए बनाया था चैनल बनाया था मैंने, रिपोर्टिंग के लिए ही बनाया था। अभी न्यूज़ वगैरह चैनल में चलाया करेंगे थोड़ा बहुत। यूट्यूब चैनल जीत न्यूज़ नाम रखा था, तो रिपोर्टिंग न्यूज़ के लिए ही बनाया था। तो फिर वो फैक्ट्री बंद हो गई, और मैं थोड़ा थोड़ा सा ये काम लग गया करने। ये कोई, क्योंकि ये ना मेरा वो है, पार्ट टाइम काम है ये मेरा। असली काम तो हमारा खेती बाड़ी है। ठीक है। ये तो किसानी से जुड़े हो। हाँ, ये तो पार्ट टाइम काम है हमारा। हाँ जी। तो इसको करने लग गए हम। जींद उपचुनाव आया था, उस टाइम हमने शुरुआत की थी, असली काम वहाँ से करने लगे थे। तो फिर चलते 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 अपना यहाँ पर आ गए। और पेहेवा में एक वीडियो थी, पृथ्वीदत्त पार्क के अंदर एक डेथ हो गई थी किसी की। उस डेथ को, क्योंकि यहाँ भी किसी को इतना पता नहीं था सोशल मीडिया के बारे में, ज्यादा कोई चैनल तो था ही नहीं। पेवा में तो कोई चैनल ही नहीं था, कभी कोई आया भी नहीं होगा पेवा में, दूसरे बाहर शहर से भी नहीं आया होगा कोई रिपोर्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसको बड़ी बारीकी से दिखाया, यहाँ पे ये हुआ वो हुआ। और एसएचओ साहब के, सरदार जी एसएचओ के नाम मेरे को पता नहीं है, उनसे जा करके मैंने जानकारी लेके पूरी जानकारी उसमें डाल दी। तो पेहेवा शहर वालों ने देखा भी ये तो चैनल हमारे शहर का आ गया, इन्होंने फटाफट 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 जैसे कि पूरी नीड थी इसकी, उन्होंने शेयर करना तो दूर की बात, दबा फॉलो कर लिया लोगों ने। फॉलो करो इसको, चैनल को। तो उसके बाद में बस फिर यही शुरुआत थी, यहीं से काम स्टार्ट हो गया, यहीं से चलते रहे आगे बस चलते रहे आगे। तो मतलब कैमरे के सामने जैसे पहले बार आपने फेस किया कैमरा, नर्वस हुए थे कैसे? हाँ, वो तो कैमरा तो एक ऐसी चीज है, मतलब आत्मविश्वास आज भी मतलब कैमरा तो एक कैमरा ही होता है, उसके वो तो एक उसके आगे तो बहुत कुछ हो जाता है। मतलब कैमरा तो कैमरा ही होता है जब पता चलता है। अब तो चलो नहीं, अब तो वो बन गया, आदत सी बन गई है ना। हाँ तो हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी बड़े लंबे टाइम तक वो चीज रही। उसका मेन कारण ये भी था कि हम एकदम देहाती से उठ करके आए। हाँ, पत्रकारिता का पी भी हमें नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। और फिर उन लोगों के साथ में लड़ाई लड़नी थी कि जिन लोगों को सब कुछ पता है इसके बारे में, क्योंकि उनके साथ एक तरीके से कंपटीशन वाली ही बात होती है। लेकिन यहाँ की जो लोकल पत्रकारिता है, उन्होंने साथ दिया मेरा। एक दो बार रोकने की कोशिश की शुरू में, तो फिर मैंने उनको बोला भी ऐसे नहीं करो, भी मैं भी चलो सीख लूँगा, कर लूँगा। तो फिर बोलने लगे चलो भी आ जाओ। उन्होंने देख लिया भी अब ये रुकने वाला तो है नहीं है, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। मतलब फिर
काम शुरू कर दिया। बढ़िया। पेहा में आपको मतलब जीत न्यूज वाले के नाम से जानते हैं सभी? हाँ, सभी जीत न्यूज वालों के नाम से जानते हैं। लोकल पत्रकार हैं मतलब आज के टाइम में लोकल और नेशनल में आप कितने फर्क समझते हैं, नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया? क्या लोकल फर्क लगता है आपको दोनों में? लोकल ही होता है वैसे, असली तो लोकल ही होता है, क्योंकि लोकल जब कोई न्यूज़ दिखाता है तो वो ये सोचता है सबसे पहले कि मेरे शहर का इसमें भलाई है या नहीं है। और नेशनल वाले को कोई इस बात से मतलब नहीं होता। उसको क्या मतलब होता है, उसको तो व्यूज ही देखने होते हैं, लेने होते हैं मंत्रियों के। वैसे मतलब लोकल है जो मतलब बिल्कुल गांव से जुड़ी खबर दिखाते हैं। लोकल को ये भी पता होता है कि अगर मैंने ये न्यूज़ दिखा दी तो इसका क्या नुकसान होएगा, मेरे शहर को क्या नुकसान होएगा, मेरे बच्चों को क्या नुकसान होएगा। वो उस अगर कोई नुकसान होगा तो मेरे बच्चों तक वो नुकसान जा सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए लोकल ही ओरिजिनल होता है। और मेरे को नहीं लगता कि वो नेशनल होता है। ठीक है, वो न्यूज़ तो उसकी भी उतनी होती है, हमारी भी उतनी होती है। वो दूर तक फैलाव होता है, उनका सिस्टम बड़ा होता है, बस यही फर्क होता है। और तो क्या, उसमें थोड़ा सा झूठ है, वो बड़े अच्छे तरीके से प्रो करके उसको पेश कर दिया, बड़ा चढ़ा के करते हैं वो पेश। हाँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तो बोला नहीं कभी आज तक जिंदगी में पत्रकारिता में। हम ये जरूर बोल देते हैं कि जैसे किसी पार्टी के वहाँ जा रहे हैं तो अब वहाँ ये तो बोलेंगे, मान के चलो कि बीजेपी की पार्टी में जा रहे हैं, इनेलो की कांग्रेस की पार्टी में हम जा रहे हैं, और वहाँ पर किसी पत्रकार के मन में, सबके मन में होता ही भी चलो इनकी आज यहाँ पर बढ़ाई की जाए या कैसे भी, मतलब तो ये तो देखो सबको पता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। और मैंने ये बोल दिया कि ये देखो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिले हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, अभी ये क्या बता रहे हैं। तो वो तो कांग्रेस पार्टी के अच्छाई ही बताएंगे, वो बताएंगे है ना, इस बात का तो सबको पता है। हाँ। इसमें झूठ वाली तो कोई बात है नहीं कोई भी। तो अगर कहीं झूठ ऐसा होता है कि मैं मतलब अगर कोई दुकानदार या कोई ऐसा बोलता है मैं करता हूँ, वहां पर भी मैं ये बात बोलता हूँ कि ये इसका दावा है, ये दावा कर रहा है कि ये हो रहा है या ऐसा। अगर कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ 10,000 बंदे आए हैं, तो वहां भी मैं ये बोलूंगा कि इस नेता का दावा है यहाँ पर 10,000 लोग आए हैं। तो मतलब मैं कभी जिस पार्टी के लोग हैं उसी का बताएंगे ना, दूसरे वाले। हाँ, वो इतना तो लोगों को भी सोचना चाहिए। लोग जिस पार्टी के जिसने उसमें आए हैं। और चुनावों के अंदर भी हमने जितनी दो न्यूज में सभी पार्टियों की दिखा देता था। फिर भी कई बार कमेंट कर देते हैं लोग कि ये तो मतलब कांग्रेस की दिखा रहा है, ये तो बीजेपी की दिखा रहा है, मतलब सारे बीजेपी की बिठा रखे हैं, उन्हीं की बढ़ाई कर रहे हैं। मतलब वो वो लोगों को समझ नहीं ना उतनी कई बार। अब ये देखो कि 10 साल से जिसकी सरकार है, 12 साल की, 15 साल से, तो सवाल तो उसी से पूछेंगे ना। अगर कोई नुकसान हो रहा है, बिजली नहीं आ रही या कुछ भी हो रहा है, तो वो तो उसी से पूछेंगे। इसीलिए थोड़ा, लेकिन समझदार हैं लोग, लोगों को पता है, ऐसी बात नहीं है, समझ जाते हैं जो समझदार लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बस मेरे को तो मतलब बस दिन ही देखना है, रात देखनी ही नहीं, तो वो तो फिर उनका तो इलाज भी क्या है, उनको तो कुछ कर भी नहीं सकते, इग्नोर करते हैं। बहुत सारे दिन के अंदर बहुत सारे कमेंट आते हैं, कई लोगों का ये रहता है कि हमारा रिप्लाई नहीं करता। मैं एक दिन के कमेंटों के जो रिप्लाई करूंगा, जो आज मैंने वीडियो बनाई है उनके तो मैं कमेंट रिप्लाई भी नहीं, मैं उनके तो पढ़ूंगा। जो मैंने कल वीडियो बनाई, परसों बनाई, वो तो चल ही रही है ऑलरेडी, उनके मैं कमेंट उधर जाके थोड़ी ना पढ़ूंगा। इतना तो टाइम किसी के पास भी नहीं होता, आपके पास भी नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा। हाँ, ये बात होता है। फिर वो बोलते हैं कि मैसेज का तो मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे पाता। मैसेज के लिए तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि मैसेज में तो बिल्कुल भी आप कुछ भी ना लिखा करो मैसेंजर के अंदर। तो कभी कभी रैंडमली किसी का उठ भी जाता है तो बात अलग है, नहीं कि मैसेज का इंस्टा पे टाइम लग जाता है। मतलब हाँ, मैसेज तो इंस्टा और फेसबुक भरी पड़ी है मैसेजों की, तो वहाँ से कोई रिप्लाई आने के चांस नहीं है। ठीक है जी, चलिए। पत्रकारिता में मतलब कभी किसी पार्टी का या नेता का दबाव कि ये खबर नहीं छापनी आपने, ये है, कोई कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ कोई? ज्यादा दबाव मेरे पास मतलब ये खबर है आया नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को ना शुरू से ये मेरे को पता था कि ये समस्या सामने आ सकती है बाद में आगे जा करके, और मैंने अपने आप को ऐसा पेश किया है कि ये तो भाई ये किसी की मतलब शायद ना मानने ऐसी बिकने वाला पागल से टाइप, मतलब पागलपन से आदमी है मैंने शुरू में। अब तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को उस लाइन से टर्न कर लिया, लेकिन पहले शुरुआत में मैं इसको नहीं पता अच्छा बुरे को या कुछ भी ला ले, तो इस तरीके से मैं सामने लेके जाता था। उसका रीजन यही था, एक अधिकारी था बहुत बड़ा, यहाँ का बड़ा अधिकारी था, उसने मेरे को बुलाया, एक दूसरे पत्रकार को बुलाया मेरे साथ में, तो
मतलब वो भी, उसने भी सीधा मेरे को नहीं बुलाया, एक मेरे साथी हैं सीनियर पत्रकार, उनको बुलाया कि यार आपके साथ रहते हैं, चलो आओ उसको बुलाओ। कह रहा आपने ये खबर कैसे छाप दी, ये कैसे कर दिया, प्रूफ नहीं आपके पास। तो मैंने उसको बताया भी चलो आगे से प्रूफ के साथ छाप दिया करेंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल। थोड़ा मेरे को ये तो भी प्रूफ इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, आगे से प्रूफ के साथ छाप दिया करेंगे। कह रहे, और मैं वहां से उठ के चल दिया। दूसरा पत्रकार वो बोलने लगा, अरे ये तो पागल है, इसके साथ कहाँ, इसके पास तो बहुत प्रूफ पड़े हैं और आप वो ना करो। मतलब फिर दूसरा तरीके से उसको मनाने टाइप में लग गया। तो मैंने कहा जी सर ऐसा नहीं है, मेरे साथ ज़्यादा वो ना करो, पंगा वगैरह ना लो। लेकिन ज़्यादा मेरे को किसी ने धमकी टाइप दी नहीं है। एक दो चार बार आई थी, बस मैं उनको क्या बताऊँ अब उसको। मैं सोचता हूँ नहीं बताई जाए, धमकी तो टाइप तो आम सी बात है इस लाइन में। हाँ, इस लाइन में आती है। कई टाइप की आई है, मेरे को ज़्यादा याद होंगी 6-7 धमकी टाइप कुछ चीज आ जाती है ना। तो फिर मैं नहीं बताना चाहता। कमेंटों में भी लोग बोलते होंगे काफी कुछ। कमेंट तो चलो होते ही हैं, कमेंटों में तो अलग बात है, एक स्पेशल से फोन करके आ जाती हैं। तो मैंने इग्नोर किया है सबको। किसी अच्छी बात यह है कि किसी धमकी से मैं दबा नहीं हूँ, मतलब बस ये मेरे को अपने आप से अच्छा लगता है आज तक। तो सोशल मीडिया के जमाने में मतलब पत्रकारिता आज की कितनी आसान है या मुश्किल है कैसे सोशल मीडिया के जमाने में? पत्रकारिता तो देखो जी, जिसने पत्रकारिता करनी है ना, वो सोशल मीडिया नहीं देखेगा, अखबार नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा। उसने अपनी बात बोलनी आनी चाहिए आपको, बिल्कुल निडरता से बोलनी आनी चाहिए आपको, अपने हकों का पता होना चाहिए। तो सोशल मीडिया हो, चाहे आप दीवार पे भी लिख के आ जाओ बात, वो भी पत्रकारिता ही होती है। आप चौक पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कि ये समस्या है पेहेवा की, एसडीएम साहब इस पर गौर करो, ये भी तो पत्रकारिता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात, ये तो पत्रकारिता, ये तो प्लेटफार्म होते हैं, बात तो आपने रखनी है उसमें। बिल्कुल। ये तो, और उस प्लेटफार्म की कितनी विश्वसनीयता है, कितने लोग उसको जानते हैं, कितना उसका प्रभाव है, उससे फर्क पड़ता है। और आप अपनी बात कहीं पर भी कह दो, अब रवीश कुमार जी हैं, दूसरे बड़े चैनल के जितने पत्रकार हैं, अगर वो किसी सभा में खड़े होकर भी बोल देंगे तब भी उनकी बात का उतना ही असर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चैनल वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता। ये चलो अच्छी बात है, हमने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मेरे को जानने वाले, ये मेरे को फॉलो किया हुआ है काफ़ी सारे लोगों ने, तो अच्छी बात है। मतलब आपके हिसाब से पेवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेवा की सबसे बड़ी समस्या अभी तो पार्किंग है, और आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि जो ये डंपिंग प्लांट वगैरह हो रहा है ना, जो वहाँ पर डंप होता है, जो भी इसका कचरा, और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी भी अनकंट्रोल या कंट्रोल में नहीं है ना। और उसके साथ में ये जो गौएं हैं, इनको तो चलो सरकार कभी भी किसी भी तरीके से इनको कंट्रोल कर लेगी, जो गौ माता है या नंदी है। और सबसे बड़ी समस्या तो अभी तो पार्किंग है। उसके बाद में मैं सबसे हर बार यही बोलता हूँ, शिक्षा होती है भी। जो बच्चे रहते हैं, जो अनपढ़ बच्चे होते हैं, मतलब जो जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, उनके बच्चे भी आगे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, या हम अपने आप को कितना भी बिल्डअप कर लें, कितना भी शहर को सजा लें, लेकिन जब तक हमारा जो आसपास के जो लोग हैं वो भी तो पढ़े लिखे होने चाहिए ना। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है जी। तो लोकल पत्रकारों को उतनी अहमियत मिलती है आपकी नज़र में? देखिए, चौथा स्तंभ तो है ही है, इसके अंदर तो कोई दो राय है नहीं है। बिल्कुल। कोई समझे इसको ना समझे वो बात एक अलग है। और लोकल पत्रकारिता अब सोशल मीडिया के ज़माने में वो बात ख़त्म हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में अब लोकल पत्रकारिता को पूरी अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो जाती है। किसी भी प्रकार से कोई झूठ प्रोपेगेंडा अगर उनको करना होता है तो वो करते तो हैं ही हैं ऊपर वाले, लेकिन सोशल मीडिया है या जो लोकल पत्रकारिता है, वो उसको, उस प्रोपेगेंडे को बहुत तकड़ा जबरदस्त तरीके से उसको चोट मारते हैं, उसको फैल कर देते हैं। अब जो लोकल पत्रकार होते हैं, अगर वो ऊपर चैनल पे आवाज़ वो भेजते हैं वीडियो, तो वो उसको उस तरीके से चलाते नहीं है। अगर जो चुनावी तरीका होता है, चुनाव के अंदर, बिल्कुल, उस तरीके से वो उसको उठाते ही नहीं है। बड़े बड़े चैनलों में हम देखते हैं, हमारे साथी कई बार वहाँ से आता है कि आपने ये सवाल पूछने हैं और वहाँ पर जाना है, उसके अंदर आपने ये सवाल पूछने हैं। उनको भी पता होता है, कई बार तो उनको नेताओं को भी पता होता है कि हम वहाँ से पत्रकार आएंगे, पहले से ही पता होता है। तो फिर वहाँ से तो क्या उम्मीद की जाएगी, कैसे
लोकल पत्रकार ही होता है जिसके असली पत्रकार पता कौन होता है? असली पत्रकार वो होता है कि जो नेता सामने है और नेता को यही नहीं पता कि ये पत्रकार है, ये कितना बड़ा पत्रकार है, छोटा है, बड़ा है, उसकी उसके साथ कोई जानकारी नहीं है, वो फटाक देने कुछ भी सवाल पूछ सकता है। मतलब जो किसी के सामने भी सच बोलने का दम रखता हो। हाँ, उसके बारे में यही नहीं पता कि ये सामने है कौन, ये कितनी बड़ी बला है, इसके कोई सब्सक्राइबर इसके ज्यादा हैं, छोटे हैं, कम है, उस बात से कोई मैटर नहीं रखता। क्योंकि उसके बड़े नेता के अगर 50 आईडी लगी होती हैं, है ना, कितने सारे कैमरे चले होते हैं, तो कोई भी फटाक देने कुछ भी बात किसी से पूछ सकता है कि आपने ये काम आपने क्यों नहीं किया, तो फिर मुख्यमंत्री होता है, कोई भी होता है, उसको शर्मिंदगी मतलब उसको जवाब देना पड़ता है। तो बस ये तो दम होना चाहिए सवाल पूछने का। बिल्कुल, बस पत्रकार तो वही होता है। फिर जवाब तो, सवाल तो उसने पूछा, फिर उसका जवाब तो सभी चैनलों पे चले गई, सभी पे चलेगा, बिल्कुल उसको जवाब भी देना पड़ेगा उस बात का। तो ये होता है भी, असली तो वही होता है, उस पत्रकार के बारे में नहीं है ही ना पता हो लोगों को, मतलब सामने वाले नेता को ही ना पता हो कि ये क्या पूछ ले तेरे से, उसी को बोलते हैं सही पत्रकारिता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई मतलब गरीब या आम आदमी आपके पास कोई समस्या लेकर पहुंचता है, तो आपका क्या नजरिया होता है? देखिए, गरीब आपकी मतलब क्या जिम्मेवारी बनती है आपकी? मेरी तो जिम्मेवारी तो मेरी यही बनती है भी इसको समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हेल्प करें और उसको सही रास्ता दिखाएं। क्योंकि क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको आवाज़ उठाने का ही नहीं पता होता कि किस प्रकार से कहाँ पर आवाज़ उठ रही है। बिल्कुल। अगर उनकी आवाज़ उठाने की हम कोशिश करते हैं तो उस पर कोई और लोग राजनीति कर जाते हैं। तो अब हम उनको जब समझाते हैं उस समय, और जब हम उसको उस समय समझाते हैं तो फिर वो दूसरे अपने गांव के लोगों के, प्रभावशाली लोगों के चक्कर में, चुंगल में फंस जाता है। तो गरीब आदमी की समस्या उठानी सबसे बड़ी समस्या पत्रकार के लिए होती है, क्योंकि उसको यही नहीं पता, देख पाता वो कि भी इनमें से मेरे लिए कौन अच्छा कर रहा है, कौन भला कर रहा है। तो ये होता है, उसको अब बोलना कुछ होता है, बोल कुछ छोड़ देता है, किसी के प्रभाव में आकर के गाँव में पार्टीबाजियाँ हो जाती हैं, राजनीति करते हैं लोग, तो इसीलिए थोड़ी सी रहता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो और किस तरीके से उसको फ़ायदा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक गांव के, मैं वैसे घटना बताता हूँ आपको। एक गांव के अंदर एक गरीब आदमी था, वो दूसरे गरीब आदमी से लड़ पड़ा, मतलब दोनों नौकर थे किसी के लगे हुए। हाँ, तो उसने, दूसरे नौकर ने डायल 112 बुला ली। डायल 112 बुला करके उसका वो कर दिया कि दरखास्त दे दी। वो आ गई डायल 112। डायल 112 वाले पुलिस वहां पर पहुंची ना, तो उन्होंने नीचे उतरते ही उसको 14 थप्पड़ मारे। दूसरे उसको, उससे पता नहीं कुछ बोल लिया उसने नहीं, लेकिन उसको 14 थप्पड़ मारे। ये थप्पड़ सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा हुआ था, पुलिस वाले को भी नहीं पता था। अच्छा। नीचे उतरते ही उसको थप्पड़ पे थप्पड़ में गिनता रहा। मेरे पास वो उन्होंने भेज दी, फटाफट चला दो जी, फटाफट चला दो। जैसी वो बात होती है कि भाई देखो हम इसको चला दें, आप अपने बयान से फिर मुकर जाते हो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो चलो वहाँ कोई बात नहीं, आप लोगों का बयान चाहिए हमने। मेरे को भी इस बात का पता था कि चलो 2-4 घंटे निकल जाने दो, 2-4 घंटे पता चल जाएगा इनके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर फिर प्रेशर आ जाता है, फिर ये अपनी बात से मुकर जाते हैं। हाँ, बस फिर क्या था, शाम को मैंने दिन कैसे करके निकाल दिया। अगले दिन सवेरे ही फोन आया, कह रहा सरदार जी वो उसको वीडियो को डिलीट कर दियो, कह रहा वो चलानी नहीं है। हाँ भाई, जैसा मेरा अंदाजा था, मेरा शक था, वही बनी। हाँ, वही बनी। तो फिर ऐसा होता है जब शिकायत करने वाला भी ये सोच रहा है कि ना चले, जिसके खिलाफ शिकायत है। मैंने कहा अब क्या होगा, कह रहा वो घर आ गए थे और उनको पता चल गया था, फिर वो माफी मांग के चले गए। तो ये है वो। फिर अब ये बताओ इस स्थिति में पत्रकार भी क्या करे? तो ऐसी ये एक उदाहरण है। आप वैसे उदाहरण दिया आपने, तो ठीक है। कभी लगे भी ये काम छोड़ के कुछ और करना चाहिए? नहीं, वो मेरे को इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने बताया, जैसा कि बताया कि ये मेरा पार्ट टाइम है। असली काम तो मेरा खेती बाड़ी है। तो पार्ट टाइम को तो क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, वो तो ऐसा होता है। अब इसको मैं थोड़ा पूरा टाइम दे रहा हूँ, पिछले 2 साल से, 1.5 साल से पूरा टाइम दे रहा हूँ। पहले तो मैंने इसको इतना टाइम दिया ही नहीं, अब इसको थोड़ा टाइम अच्छे से दे पा रहा हूं। अभी आप इस टाइम आपके चैनल का अच्छा नाम बन गया, मतलब चैनल का नाम तो शुरू से ही, क्योंकि जब
था ही नहीं कोई शुरू में। जैसे पहले तो है ही नहीं था, पहले 5-10 हजार फॉलोवर हुए, तब किसी के एक भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरे 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, 50, 25, 26, 27 तक हुआ। मेरा अच्छा नाम हो गया था शहर में, बहुत लोग मेरे को जानने लग गए थे। फिर एक दिन उस पर वीडियो डाली गई, एक ऐसी स्ट्राइक लग गई उस वीडियो पे और वो चैनल ख़त्म हो गया। 27,000 फॉलोवर होने के बाद में वो चैनल खत्म हो गया। तो फिर मैंने, मतलब खत्म नहीं हुआ, उस पर व्यू आने एकदम से बंद हो गए। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 1 साल तक मैंने उसका इंतजार करना पड़ा, उसका चैनल का। अब चले, अब चले, अब चले, अब चले। फिर जब नहीं चला तो मैंने कहा छोड़ो यार, इस चैनल को छोड़ो, दूसरा चैनल बनाते हैं। दूसरा जीत न्यूज़ मैंने बनाया। दूसरा जीत न्यूज़ बना करके, वैसे मैंने आपको एक अभी बात बोली थी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उस दिन मैंने झूठ बोला, वो भी झूठ इस तरीके से बोला कि बाद में उसको सच बना दिया मैंने, अपना चैनल चलाने के लिए। वो मैंने झूठ क्या बोला कि जैसे ही हम मोहन नगर की तरफ जाते हैं ना, कुरुक्षेत्र से उतरते ही, वहां पर नई सड़क बनाने के बाद पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोद लिया उन्होंने। गड्ढा काफी 15 फुट गहरा गड्ढा खोद रखा था जेसीबी के साथ में, और गड्ढे के चारों तरफ ऐसे रस्सियां लगाई हुई थी, रस्सी इसके अंदर कोई गिर ना जाए। ठीक है, तो मैंने टाइटल में लिख दिया, नया चैनल बना दिया। नया चैनल बना के टाइटल में लिख दिया कि कुरुक्षेत्र में मिला सैकड़ों करोड़ रुपए का खजाना, अब कुरुक्षेत्र की दिशा और दशा बदल जाएगी। पक्ष वाले खुश हो गए, विपक्ष वाले मुंह बना करके बैठे हैं कि अब मुद्दा क्या लेके आएंगे। तो फिर मैंने वहां से वीडियो स्टार्ट की कि देखिए, विपक्ष वाले तो कहते थे कि बीजेपी कुछ नहीं करेगी, अब बताओ विपक्ष वाले क्या करेंगे। कुरुक्षेत्र में करोड़ों रुपए का खजाना मिल गया, ये हो गया। थोड़ी दूर खड़े होके वो देखो, वो लोकेशन आपको सामने दिख रही है, वहां पर खजाना मिल गया है। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने नया पेज बना लिया है, वो पुराने वाला बंद हो गया है। आप इस पर आए, जो लोग नए हैं इसको फॉलो करें चैनल को। ये क्योंकि मैं समझ गया था इतनी बड़ी झूठ में तो वीडियो वायरल होएगी पक्का। बिल्कुल। तो लोग सीधा डायरेक्ट मेरे चैनल पे आएंगे। तो फिर वो लोग इतनी स्पीड पे उस पे आए और जा करके सामने, चलो मैं दिखाता हूँ खजाना। काफी सारे लोग जोड़ के फिर मैं वहां गया। तो ये देखिए, ये खजाना है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये देखो कैसे गड्ढे खोद दिए। कल इसको सड़क को खोदा था कि इतना बड़ा कौन सा खजाना यहाँ पर आ गया, आज इसको खोदने लग गए, कल इसको सड़क को बना के गए थे। शहर के लोग परेशान है। बाद में उसको झूठ को सच्चाई में बदल करके तो मैंने वो चैनल, क्योंकि मैं सीख गया था, फिर मेरे को बहुत सारी चीजों का पता चल गया था भी ऐसे ऐसे चैनल बनाया जा सकता है दोबारा। तो एक दिन में 5-7 हजार फॉलोवर हो गए थे। फिर उसके बाद में मैंने लोगों को, पहचान तो अपनी थी ही, जैसे ही लोगों के पास जाता था चैनल फटाफट, लेकिन थोड़ा जोर तो लगा उसके अंदर। लेकिन मैं हाँ ये मानता हूं कि अगर वो 27,000 वाला चैनल मेरा, उसके अंदर बहुत सारी यादें थी मेरी, बहुत सारी, क्योंकि पूरा किसान आंदोलन उसके अंदर था। बिल्कुल, है ना, वो दिल्ली की कवरेज थी, वो बहुत कुछ था उसके अंदर। वो चैनल जैसे वो बंद हुआ, फिर मेरे को बड़ा दुख तो लगा, वो सारे मेहनत थी, मेरी कमाई थी। अब वो चैनल मैंने चला लिया है, चल गया मेरा, वो चैनल बैक आ गया है। अब उसको कभी भी बैकअप के लिए रखा हुआ है। उसको 31,000 उसके फॉलोवर भी हो रखे हैं। अच्छा। अब मेरे को ये डर नहीं रहता कि कोई भी मेरे को ये धमकी दे देगा कि ऊपर से कहीं से, जैसा आप बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास बैकअप है, मेरे पास दूसरा चैनल है बहुत बढ़िया वाला, वो सारे मेरी फॉलोवर है। मैं लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को से मेरी एक शिकायत रहती है, कमेंट करते हैं लोग, ये कहते हैं कि देखो आप हर रोज प्रमोशन के लिए उतर जाते हो, चैनल का जीत न्यूज का नाम प्रमोशन न्यूज रख लो, प्रमोशन चैनल रख लो, कुछ ऐसा रख लो, है ना। हमने कमेंट वो न्यूज के लिए किया था, वो किया था। फिर मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि अगर देखो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अपने घर खर्चा भी लेके जाना है कुछ ना कुछ। अगर आप चाहोगे कि आप प्रमोशन ना करो और यही पैसा ये गाड़ी चलाने के लिए फिर मेरे को नेताओं से लेना पड़ेगा, बिल्कुल अधिकारियों से लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से बिकना तो मेरे को पड़ेगा ही, फिर तो बिकना ही पड़ेगा। हाँ, फिर वो अधिकारियों से, नेताओं से अगर मैं पैसे ले लूंगा, फिर तो आपको यही न्यूज मिलेगी कि आज फलाने नेता का जन्मदिन है, आज फलाने नेता की सालगिरह है, आज उसने फूल मालाओं से स्वागत किया, आज उसने ये किया। फिर तो अगर ये न्यूज देखनी है फिर तो प्रमोशन बंद करवा दो। अगर आपको सोचना है कि हाँ ये बेबाकी से आवाज उठनी चाहिए, फिर वो प्रमोशन वाला सिस्टम है जो वो चलते रहने दो। बिल्कुल, ये मतलब ये बढ़िया सिस्टम है। तो मैं कहता हूँ कि ये प्रमोशन बहुत जरूरी है। प्रमोशन में तो आपको पता तो है ना कि इसने यहाँ से पैसे लेकर के ये काम कर रहा है, बिल्कुल पता है सबको कि ऐड होता है वो, उसमें तो कोई 2 नंबर वाली तो कोई बात ही नहीं है। और जो नेताओं से पैसे लिए जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता।
बिल्कुल, इनकम का साधन ही यही है पत्रकार के लिए, मतलब। हाँ, अब देखो, अब तो इनकम इतनी है इसकी कि एक परिवार का खर्चा थोड़ा बहुत मतलब चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर फिर वो बात आ जाती है अभी कि इस चैनल के भरोसे पे कोई बैठा है, तो फिर वो तो हमें धमकी भी दे सकते हैं दूसरे लोग कि देख भाई तुम संभल के चल, नहीं तेरे से ये बंद कर देंगे, तेरी इनकम बंद कर देंगे, वो कर देंगे। वो धमकी मेरे ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि ये तो है ही पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम है आपके लिए, शौकिया तौर का काम है। अब ये तो आ रहे हैं पैसे, आने दो, काम तो कहीं और से चल रहा है ना। बिल्कुल, इतने तो हमारे दादाजी ने हमें को दे ही रखा है परिवार ने। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप तो शौकिया तौर पे कर रहे हो। हाँ, शौकिया तौर पे कर रहा हूँ। इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति खराब, मतलब जिंदगी थोड़ी सी अच्छे से जी जा सकती है, बस अच्छा, मतलब पैसा तो जितना आएगा अच्छी ही बात है, उसमें तो कोई गलत बिल्कुल बात तो है बिल्कुल। जी। परिवार का सहयोग कैसा रहा है? मतलब घर वालों ने कभी बोला है कि इसे छोड़ दो, मतलब खतरे वाला काम है ये, कोई धमकियां मिलती हैं, ये होता है वो होता है? नहीं, घर वाले ये तो नहीं बोलते। परिवार का सहयोग तो पूरा रहा है। मेरा भाई है, काम ही ऐसा है, मतलब धमकियों वाला भी है, सारा कुछ है, मतलब इसके करता है। घर पे मेरा छोटा भाई है, ज्वाइंट फैमिली है हमारी। ठीक है, तो वही संभालता है सारा काम पीछे से। ये भी तो सहयोग हुआ ना, मेरे को पीछे कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है ना। बिल्कुल। तो मैं एक ऐसा, अब 2 साल में जैसे मैंने इनको टाइम दिया ना, तो फिर मेरे को नहीं पता कि मेरे घर पे क्या स्थिति है, कितना पैसा है, किसी का देना है, किसी का लेना है, मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मेरे को। कल को कोई जो भी कुछ होता है, सारा हिसाब किताब पीछे रखा हुआ, तो ये भी सहयोगी है। और मेरी सिस्टर है छोटी, जीत उसका नाम है, उसके नाम से ये चैनल है। बहुत सारे लोगों को ये उसी के नाम से है? उसी ने चैनल बनाया था। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। बिल्कुल, चलो आज हमारे माध्यम से आप और लोगों को पता चला। वो कनाडा में रहती है। ठीक है जी। और वो उसी के नाम से चैनल था, उसी ने वही बोल रहे थे कि क्या नाम रखें, क्या नाम रखें। हम बोलने की जीत न्यूज रख देते हैं। मैं चलो जीत न्यूज रख दो। तो हमने आपके नाम से सोचा था, मनजीत, जैसे जीत पीछे वाला। हाँ, तो उसका नाम वैसे इंद्रजीत कौर है, लेकिन जीत कहते हैं उसको, जैसे घर पे जीत के नाम से ही। तो फिर मैंने सोचा कि उसने चैनल बना दिया, तू बना दे भी, हमें तो इससे क्या मतलब है, चलो मेरे से भी मैच खा ही रहा है थोड़ा बहुत, आपसे भी मैच ही खा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे करके उसको चला दिया था हमने। गांव और शहर के युवा हैं, इनकी सोच में कितना फर्क है आपके हिसाब से? देखो, आप तो पत्रकारिता में गांव में भी जाते रहते हो, शहर की लोकल न्यूज भी कवर करते हो। गांव के लोग थोड़े से वो होते हैं, थोड़े से भोले भाले टाइप से के होते हैं। अब वो चले गए यहाँ से, मतलब विदेशों में चले गए। अब गांव में तो ज्यादातर बाहरी प्लान कर गए, ज्यादातर क्या, बस सारे ही चले गए समझो ना। अब गांव के लोग थोड़ा है ना, वो इतने वो नहीं होते कि हर काम में फायदा नहीं देखते। और शहर के लोग होते हैं जो थोड़ा सा फायदा देखने के बाद में बात करते हैं, है ना, इससे बात करेंगे। वो ज्यादा इस बात से, एक तो वो डरते नहीं किसी से। गांव के लोग थोड़े, गांव के लोगों में शहर के बारे में थोड़ा सा ये फर्क रहता है कि उनमें थोड़ा डर भय थोड़ा कम होता है। शहर वाले हर चीज में फायदा नफा नुकसान सोच करके, कि मैं तो किसी दुकान वाले से भी कोई पूछता था शुरू में पत्रकारिता करने में। मैं ये खुल के बात बोलता हूँ भी, यहाँ पर पत्रकारिता करनी मुश्किल इसलिए है कि हमें कंटेंट खुद ही तैयार करना पड़ता है। अब कैथल से आगे चले जाते हैं तो वहां तो कंटेंट इतना तैयार हो रहा, आप किसी जोहड़ के किनारे पे खड़े हो जाओ, वहां पर 10 लेडीज मिलेंगी आपको, मतलब सरकार के खिलाफ बुलवाने की बात करवानी हो, या कुछ भी, ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे वहां पर कि आप देखो। अभी मेरी कुछ कैथल बस स्टैंड पर एक वीडियो वायरल हुई थी, काफी सारे चैनलों ने वो वीडियो डाली। मतलब मेरे चैनल पे तो मिलियंस में उसके व्यू गए हैं, मेरे से अलावा 3-4 चैनल और हैं जिन पे मेरी वीडियो मिलियंस में गई है। तो उसी के एक हफ्ता बाद फिर एक और लेडीज को मिल गई थी मेरे को बाइट, तो उसकी भी कई मिलियंस में गई। तो दूसरे चैनलों ने फटाफट उठा ली मेरे से, तो उसमें मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही दिख रहा हूँ। तो वो भी कैथल की लेडीज थी, तो वो दोनों कैथल की लेडीज थी। तो पेहवा की कोई भी लेडीज या जेंट्स, इतने पेहवा के जेंट्स नहीं बोल सकते जितनी कैथल से आगे लेडीज बोलती हैं। तो वहां तो पत्रकारिता का एक नाम देना है, बस माइक और एक प्लेटफॉर्म देना है वहां पर। वहां तो बहुत स्पीड से आगे निकलते हैं, किसी को भी कुछ भी करना हो। यहाँ तो नहीं भैया हमारी वीडियो आ जाएगी बस, बहुत। ये भी रक्षाबंधन पे एक लेडीज की वो डाली थी आपने? हाँ,
भीड़ हो रही थी ज्यादा बस में रहे। हाँ, ये डाली थी मैंने रक्षाबंधन ये पे, वो भी कैथल की थी। कैथल की थी वो भी। मैं कह रहा हूँ कि अभी 1 महीने में 2 ऐसी वीडियो थी जिसके मिलियंस में, कई मिलियंस में, लाडवा में, दूसरे चैनलों में डाली हुई है। दोनों कैथल की थी, वो पेहवा आई हुई थी, मेरे को मिल गई तो मैंने, वो बड़े बेधड़के से, वो बेधड़क तरीके से बात करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ टफ लगता है, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यहाँ वाले मतलब मेरे को कई लोग पूछते थे यहाँ पर पत्रकार थे, जो भी आप उधर चले जाते हो, क्योंकि मैंने बड़ौदा उपचुनाव पूरा कवर किया है, हर एक गांव में गया हूँ मैं, बड़ौदा विधानसभा अच्छा के, जींद विधानसभा के मैं हर एक गांव में गया हूँ, और एलनाबाद में भी मैं गया हूँ, एलनाबाद के भी बहुत सारे गांवों में मैं गया हूँ, सिरसा के। तो वहाँ तो बहुत अच्छा है, मतलब बड़ौदा और जींद के अंदर जो महिलाएं हैं और कैथल के अंदर, ये बड़े अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल देसी तरीके, हरियाणवी देसी तरीके से, इनको इतना ज्यादा फर्क नहीं। अगर जिसके पक्ष में बोलना है तो वे बोलती हैं, फिर खुल के बोलती है, दब के बोलती है। ज्यादातर लोग ये समझे पत्रकार है मतलब हमारा काम करवा देगा, हाँ, है ना। ऐसी कोई फरमाइशें आई हैं आपके पास? बहुत सारी आती हैं, और उनमें पूरा उतरना होता है, लेकिन हम लोग उनको सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता ही हर समस्या का समाधान नहीं है। उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पर जाना है, कैसे दरखास्त देनी है, कहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, किस अफसर पर देनी है, और बैकग्राउंड से हम बहुत सारे लोगों के काम, भाई आप वहाँ पर चले जाना, मेरा नाम ले देना किसी भी ऑफिसर पर, या हम फ़ोन कर देते हैं कहीं पर। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे काम भी हम बहुत सारे लोगों के करवाए हुए हैं, और मैंने अपने जीत न्यूज़ चैनल के माध्यम से अब तक 9 लड़के ढूंढे हैं, 9 लड़के या बुजुर्ग या ऐसे, मतलब अभी तक मेरे को बड़ा उस बात से खुशी होती है। एक तो जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे, मतलब परिवार से बिछड़ गए थे, हाँ। एक लड़का था, बड़ा तकड़ा अधिकारी था कोई पुलिस में, यूपी का, उसका बच्चा गुम हो गया था। उसका बच्चा था 17-18 साल का, और उसकी लोकेशन आ रही थी पेवे की, अच्छा, पेहवा की। तो यहाँ पर आए, वो 1 हफ्ता घूमते रहे मियाँ बीबी, मतलब वो 6 महीने बाद, पहले भी उन्होंने गुम देखा, हाँ। जब गुम हुए को 6 महीने हो गए थे, 7 महीने, तो यहाँ पर वो घूम रहे थे। तो मेरे को तो वो मिले नहीं, वो जाने लग रहे थे, जाते जाते मुस्तापुर बैठे थे, मुस्तापुर अड्डे पर। हाँ। तो उन्होंने पूछा भी, अब तो हम जा रहे हैं, हमारा लड़का ऐसे ऐसे गुम हो गया। कह रहे जीत न्यूज वाले को आप बताओ एक बार, कह रहे वो ढूंढ सकता है आपके लड़के को। उन्होंने बोला, किसी साथी ने, उन्होंने फ़ोन किया, ऐसे ऐसे करके बात होगी। सुरेश राणा जी हैं मेरे, वो सीनियर पत्रकार हैं, काफ़ी अच्छे, उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे को सिखाया है। तो उनका फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ गुरुजी आप ना इससे वो ले लो, बाइट वगैरह ले लो, इसकी फोटो वगैरह ले लो, और जीत न्यूज़ पे हम डाल देंगे इसको। कह रहे चलो ठीक है। उसने लेके और हमने वो जीत न्यूज़ पे डाल दी। जीत न्यूज़ पे डालने के बाद 7 महीने उस लड़के को गुम हुए को हो गए थे। वो अपने घर पे जाकर के गाड़ी, जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो उसके पास इधर से फ़ोन चला गया कि आ जाओ आपका लड़का मिल गया है। तो फिर वो फटाफट दोबारा सोए नहीं, नहाए, कपड़े चेंज किए, वापस फिर अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ पर आ गए। फिर वो बोरसैदा आए, और हरपाल सिंह बाजवा कुंभी फार्म वाले हैं जो, उन्होंने रात को अपने, क्योंकि वो रात को पहुँचे थे 11-12-1 बजे, उन खाना खुना खिला के उनको सलाह दिया भी चलो सवेरे आपके लड़के के पास ले जाएंगे। वो एक डेयरी थी जो पशुओं की, उसमें काम करता था। वहाँ डेयरी तो नहीं थी, वो जिसके पास था वो बहुत अच्छा सज्जन था, वो उसके माँ बाप जितना उसको प्यार देता था। तभी वो लड़का, एक बच्चा उसके पास रह रहा था। वो वैसे भी काफ़ी लैंडलॉर्ड आदमी है, मैं उसको पर्सनली तौर पे जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। तो उसके पास गया और उससे हमने बात की। वो कह रहा है कि ये तो उसके माँ बाप का नाम लेते ही चिढ़ता है, माँ बाप के नाम से चिढ़ता है, माँ बाप के नाम से ही चिढ़ता है। वो उनसे नाराज होके तो आया हुआ ही है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, उनको आने दो और चलो करेंगे बात उससे। तो फिर उसको मतलब उसके साथ में भेज दिया था, ऐसे वो ले गए थे, बड़े खुश हुए थे। फिर वो हरियाणा की राजनीति पर मतलब आने वाले समय में आपके लिए सबसे खास मुद्दा, हरियाणा के लिए, पेवा के लिए नहीं, हरियाणा के लिए? देखो, मुद्दा तो है शिक्षा का, बेरोजगारी का। और वो मुद्दा भी मतलब शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जैसे अब आयुष्मान कार्ड से नाम हटा लिए गए हैं, वो कुछ बीमारियों के, 7-8 बीमारियों के, ये नहीं हो सकता, पित्ते की पथरी, आँख के ऑपरेशन, ये वगैरह कुछ हैं ऐसी, मेरे को ज़्यादा 5 लिस्ट नहीं है, कुछ है 5 बीमारियों। हाँ, तो लेकिन होता ये है कि हमारी जनता उस समय ये सोचती है, देखो पहले से ही पता है कि कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी कोई परेशान हो, कितना भी कोई खुश हो,
ठीक नहीं है। उसने बाद में ये देख रहे हैं कि मेरी जाति का खड़ा है, मैंने इसको वोट देनी है। हरियाणा के अंदर तो अब तो मैंने 4 चुनाव देख लिए, 2 विधानसभा के, 2 संसद के, है ना। जातिवाद पे लास्ट में आना तो उनको जातिवाद पे होता है, इसलिए मुद्दों का इतना खास फर्क नहीं होता। बस ये तो सरकार को ये होता है कि अपनी गाड़ियों से बचने के लिए, अपनी उससे बचने के लिए, लोग मंदा चंगा बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए वो थोड़ा डरते हैं, लेकिन इतना फर्क है नहीं है अब, क्योंकि यहाँ तो ये होएगा, अब पेवा में हो जाएगा। अब सिख का और मुन्ने का ऐसा हो गया था कुछ ऐसा, तो मुद्दा काफी ऐसा वो चला नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे नॉन सिख गांव हैं जहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है, बहुत सारे ऐसे दूसरे गांव हैं जहाँ पर डीडी शर्मा की जीत हुई है, लेकिन फिर भी वो हैवी था मुद्दा। मैं ये कहूँगा कि फिर भी वो मुद्दा हैवी था। मैं कहता हूँ चुनाव के अंदर जाति का, धर्म का तो नाम ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तब आस्वाद तो काम करने का। फिर पता चलता है कि अगर काम पे तो किसी ने चर्चा ही नहीं की, जातिवाद पे हो रही, जातिवाद पे चर्चा हुई थी सारी, काम की तो बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की भी उसने ये काम किया है। अपना काम के बारे में बताओ आप, अगर आपको को काम किया है तो जातिवाद ये होगा चुनाव में, उसमें जाकर के। वैसे अगर बात की जाए शिक्षा के बारे में, कितने स्कूल बंद कर रहे हैं, कितने और नए स्कूल खोले हैं, ये आओ मैदान में आकर के बात करो, ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि आपने और स्कूल कितने खोले हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या किया है, कितनी यूनिवर्सिटी की है, स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया है, और ये बात करो तो मानते हैं। फिर तो मुद्दा तो ये है, लेकिन ये चलेगा नहीं। असली मुद्दों में मतलब राजनीति होनी चाहिए, जातिवाद पे राजनीति करते हैं, नहीं होगी, असली पे होएगी नहीं, अगली बार भी नहीं होएगी। अब की बार भी जाट नॉन जाट पिछले जब से पत्रकारिता कर रहे हैं यही देखते आ रहे हैं। तो आने वाले 5 साल में आप जीत न्यूज को कहाँ पर देखना चाहते हैं? देखो, मेरी कोशिश ये रहती है कि कुरुक्षेत्र और कैथल 2 जिले हैं जो मेरे पास में पड़ते हैं, दोनों के सेंटर में मैं बैठा हूँ, और कुरुक्षेत्र और कैथल की मैं न्यूज़ दिखाता रहता हूँ, बहुत सारी वायरल होती हैं। कैथल की काफ़ी सारी ऐसी वीडियो हैं जो मिलियंस में गई हैं, तो कैथल के अंदर मेरे चैनल का अच्छा प्रचार प्रसार है, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी काफ़ी अच्छा वो है कुरुक्षेत्र, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत ही मैंने कुरुक्षेत्र के खड्डे से की थी। आप यहाँ से अंदाजा लगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मेरे को तो मतलब एक ऐसा है कि ये 2 जिले तो है ना, ये तो पूरे होने चाहिए। वैसे चैनल तो पूरे हरियाणा में फैल ही जाता, अभी भी फैला हुआ है चैनल, तो हरियाणा में ही फैला हुआ है। जब हरियाणा लेवल के मुद्दे उठते हैं तो देखते तो है ही है लोग मेरे चैनल के। अभी मैंने रीच अगर आज भी अगर मैं चेक करूं तो 1,35,00,000 वो है एक महीने के, 1,35,00,000 की रीच आज है, मतलब 4-5 लाख लोग रोज यूट्यूब पे, नहीं इंस्टा और फेसबुक दोनों। तो इसको तो देख तो सारा हरियाणा ही रहा होगा, 5 लाख लोग एक शहर से तो देख नहीं रहे, शहर से तो नहीं देख रहे। तो ये बात है। शहर में तो मैं देखता हूँ अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अभी भी चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब बाहर तो है ही है, ये तो अब हम नहीं बोल सकते। अब जैसे ये अभी ऐसा हादसा हो गया, सबसे ज़्यादा जीत न्यूज पे चलाता है गुरुद्वारे वाला। बिल्कुल। हाँ, अभी 2 दिन पहले तो इसके अंदर 2000 लोगों ने चैनल को फॉलो किया इस हादसे के कारण। तो उन 2000 लोगों में से 1500 लोग पंजाब के थे। मैं देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, मेरा अंदाजा है 1500 लोग तो पंजाब, क्योंकि उस एरिया की खबर उनको यहाँ से मिली। बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 दिन तक या कुछ भी। तो ऐसे ये नहीं होता कि अगर आप यहीं पर बैठे हैं तो ये चैनल यहीं का रह गया। खबर तो यहाँ से भी तो पूरे देश को देखनी है, कोई भी खबर हो देखनी तो पूरे देश को है। पेवा के लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? पेवा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वो करते हैं। बड़ा मेरे को जो मतलब मान सम्मान इतना मिला है इनके लोगों की वजह से ही मिला है। और संदेश तो हम इनको क्या देंगे, ये खुद ही बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसे बस यही अभी ये जो मैंने शिक्षा वाली पहले बात बोली थी कि जो लोग सक्षम है, जो लोग इनको समझाओ, इनको कुछ भी करो, क्योंकि ये मैं इससे इनका फायदा कुछ नहीं होने वाला, इनका तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, फायदा इससे अपना ही होगा। बस किसी भी तरीके से इनके लिए कुछ करो। अपने लिए तो सारे सोचते ही हैं, सभी बात करते ही हैं, और समस्या जो रहती है वो लोग तो ठीक नहीं करेंगे, वो करनी प्रशासन ने है। प्रशासन का सहयोग करो, बस यही रहता है।
और झूठी अफवाहों से या किसी भी चीज़ से उससे बचो, क्योंकि कोई भी किसी पर भी कैसा ही आरोप लगा देता है, तो उन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। और ठीक है, वैसे तो लोग ये तो पेशवा के लोग अच्छे रहते हैं। जैसे भी मैं कई बार अपील करता हूँ तो किसी को सहायता के लिए या कुछ, वैसे तो पेशवा से ज़्यादातर विदेशों में लोग गए हुए हैं। देखो, उनसे तो ये अपील है कि अपने बच्चे हैं जो उनके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको बुलेट ना दो। अगर आप लोगों ने उनको, आप वो सपना आपका था भी मैं मेरे पास बुलेट होनी चाहिए, उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे आपने किसी भी कोई ज़मीन वगैरह बेच के आप बाहर गए हो, वहाँ पे जाके आपने आप सोच रहे हो कि मेरा सपना पूरा होना चाहिए, मैं बुलेट लेके बच्चे को बुलेट लेके दे दूं, बच्चे को लेके दूं, या वो अपने लिए अपने घर पे बुलेट देखना अपने चाहता है, घर पे बुलेट देखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उस बुलेट की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। उस बुलेट को अगर ले भी, आपने वीडियो डाली थी एक थोड़े, हाँ, अगर ले भी रहे हो बुलेट, तो उस बुलेट के जो साइलेंसर वगैरह हैं उनको चेंज ना करो, आप वैसे चलाओ। ठीक है, बुलेट तो बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, बड़ी अच्छी चलती है, अगर उसके अच्छे से बढ़िया वाला साइलेंसर हो। मेरी भी इच्छा है, भी मैं भी चलाऊं बुलेट शौकिया तौर पे, और कई लोगों के होते हैं। अच्छी बुलेट मोटरसाइकिल अच्छी है, लेकिन इसको बच्चों से दूर रखो अपने, क्योंकि फिर वो लोगों को परेशान करते हैं, दूसरे लोगों को, और उसमें नुकसान। दूसरे लोग तो एक दो दिन गाली गुली दे के हट जाएंगे कि हमारे पास पटाखे चला के गया है, तो जो उनका नुकसान हो रहा है उसको देखो आप दूर बैठे बैठे। उनसे आपके नज़रिए में मतलब स्कूल वाले बच्चे हैं जो, उनको बुलेट या बाइक देना चाहिए? स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में तो चलो वो मेरे ख्याल में देना ही नहीं चाहिए। +2 वाले स्कूल, जो +2 में बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या जरूरत है मोटरसाइकिल देने की? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक आई है, वो दे दो अगर आपको देनी है, उसमें वो ज़्यादा भाग भगाई नहीं कर पाएंगे। बाइक देने से कोई, बाइक क्यों, मैं क्यों बोल लूँ उसको, क्योंकि देखो +2 तक के तो उनकी इतनी एज ही नहीं होती, एज भी नहीं होती, उनका लाइसेंस ही नहीं है, वो वैसे ही मतलब कानूनी तौर पे ही गलत है। बिल्कुल, तो बाइक तो वैसे ही गलत है, तो उनको तो देनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक चलो ठीक है, उस पर आप लोग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, कोई अभी गाइडलाइन ऐसी नहीं है, लेकिन है तो वो भी ड्राइविंग ही है, वो भी गलत ही है। आप ट्रैफिक के अंदर किस प्रकार से कैसे जज करोगे? देखो, ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब ये होता है कि उसको लाइसेंस मिले जिसको सभी साइन वगैरह पता होने चाहिए, है ना, भी कैसे कौन सा साइन कहाँ पर कैसे काम करता है। वो तो रूल तो सारे के सारे उस पे ऐसे ही उस पे यू लागू होते हैं, तो जिसको सभी रूल देने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो 18 साल से कम बच्चे को देने नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद में फिर तो चाहे वो कुछ भी करे, जब उसको फिर वो तो आ जाती है, लाइसेंस ही मिल जाता है उसको। हाँ, लाइसेंस मिल ही जाता है। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने बड़ी, मैं ये देख रहा था आपने जो सवाल किए हैं कि इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से एक एक उसको बिंदु को बाहर निकाल करके लेकर के आए हो आप। तो धन्यवाद जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो और बहुत आगे लेकर के जाओगे इस चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी। मंजीत जी, लास्ट में हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये चैनल मैं आपका नहीं समझ रहा, ये मैं खुद अपना समझ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सपना था और आप मेरे सपने को साकार कर रहे हो। मेरा ये सपना था कि मैं पॉडकास्ट कोई चैनल बनाऊं, या मैं अपने चैनल को ही पॉडकास्ट बीच में करने की सोच रहा था। लेकिन ये ना बहुत मेहनत का काम है। ये जो लोग देख रहे हैं, आप सबसे मैं कह रहा हूँ, ये बहुत मेहनत है इसके अंदर 100% से भी प्लस देना पड़ता है, तब जा कर के पॉडकास्ट होता है। और इसको ये ना समझे कि ये सिर्फ अब थोड़ी देर में बात हुआ है, इसके अंदर तो एक दिन तो पूरा, मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम तो इसको सवाल तैयार करने में लग जाता है। और इसकी एडिटिंग जो भी होता है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये एक पेशवा का गौरव आने वाले समय में होगा। रवि थाना जी हैं, और ऐसी हम उम्मीद करते हैं, भगवान से कामना करते हैं। और ये होगा तब जब आप लोग इस पे अपना सहयोग करोगे, आशीर्वाद दोगे। रवि थाना अकेला कुछ नहीं कर सकता। अपने शहर का कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की आगे आती है तो उसका सहयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप सबसे यही अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। और बहुत सारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पर आएँ, ऐसी हम, और हमारे लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।
मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक खास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।